हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारा एआईपी का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है जिसमें हमने 1 to 50 कर लिए थे और 1 to 50 के बाद आज 51 से 100 आज हम इस वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी करे, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस कर लेते हैं। 51 जो हमारा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 51। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर डिटेंशन इक्वल टू 30% ऑफ एनुअल वैल्यू इज वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है इसमें, प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। एंड स्टेटमेंट 2, where the property has been acquired or constructed with borrowed capital, the maximum deduction for interest payable on such capital is kept at rate to lakh subject to condition। हिंदी में देख लेते हैं हम इसको। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत गृह संपत्ति से आय की गणना करते समय वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर कटौती की अनुमति है। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2, जहां संपत्ति उधार ली गई पूंजी से अर्जित या निर्मित की गई है, ऐसी पूंजी पर देय ब्याज के लिए अधिकतम कटौती कुछ शर्तों के अधीन 2 लाख तक सीमित है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है, यानी स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। एंड ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, हमारा इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपने हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, 1 लेबल एज असर्शन एंड अदर लेबल रीजन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नंबर असर्शन में देखिए, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अ डॉटर इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्नमेंट बाय मिताक्षरा लॉ बिकम्स अ co-partner by birth in her own right just like a son। रीजन देखिए, द प्रोविजन grants daughter the same right, liability and disliability in co-partnership property as those of son। हिंदी में देख लेते हैं हम इसको। नंबर 1 में देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री पुत्र की भांति जन्म से ही अपने अधिकार से सहदायगी हो जाती है। इसका रीजन देखते हैं। यह प्रावधान पुत्रियों को सहायक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार, दायित्व और योग्यताएं प्रदान करता है। इसका आंसर देख लेते हैं हम। आंसर में देखिए, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 52 का। 52 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों ही ठीक हैं। जो आर एक्सप्लेनेशन ए की दी हुई है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 53। 53 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। As per the Indian Contract Act 1872, an acceptance must be absolute and unqualified. What is the legal effect is if an office response to a proposal introduce a new term। हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव के प्रति प्रस्ताव प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया में कोई नया नियम शामिल हो जाए तो इसका विधिक प्रभाव क्या होगा। आंसर देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1, इट बिकम अ वैलिड एक्सेप्टेशन एंड द न्यू टर्म इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ मैरिज सजेशन। ऑप्शन नंबर बी,
if it operated as a valid acceptation if the new term is not a marital alteration. Option C, it constitutes a counter proposal, thereby rejecting the original proposal. Option number D, it suspended the original proposal until the new term is accepted to और रिजेक्ट बाय द प्रपोजर। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है 53 का। 53 का अगर हमारा राइट आंसर देखें तो हमारा 53 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी इट कॉन्स्टिट्यूट अ काउंटर प्रपोजल देयर बाय रिजेक्टिंग द ओरिजिनल प्रपोजल। ये हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लिया गया है, देख लेते हैं। The Indian Contract Act 1872 provide for a specific situation where an agreement without consideration is not valid. Which of the following agreement is valid despite the lack of fresh consideration? भारतीय संविधान अधिनियम 1872 उन विशिष्ट परिस्थितियों का प्रावधान करता है जहां बिना प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता नए प्रतिफल के अभाव में भी वैध है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एन ऑरल प्रोमिसी बाय ए टू पे बी 5,000 फॉर अ सर्विस, बी वॉलंटरी रेंडर्ड टू ए लास्ट मंथ। Option number B, a written and registered promise by a husband out of natural love and affection to transfer a property to his wife. Option number C, a promissory to subscribe 1 lakh to a public charitable fund. Option number D, a promissory made by a minor upon attaining maturity to pay a debt incurred during his minority. बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा 54 का। 54 का अगर हम राइट आंसर देखें तो 54 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, यानी अ रिटन एंड रजिस्टर्ड प्रॉमिस बाय अ हस्बैंड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन टू अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, 54 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 के क्लोज 1 से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 55 देख लेते हैं। इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ डिक्लेयर्ड legislation, the judicial doctrine that prevent a legislature from conferring uncontrolled legislative power or an administration is known as the doctrine of। प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में वह न्यायिक सिद्धांत जो विधायिका को प्रशासन पर अनियंत्रित विधायी शक्ति प्रदान करने से रोकता है, उसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आंसर देख लेते हैं, यानी इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए अल्ट्रा वायरस, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी कंडीशनल लेजिस्लेशन एंड ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा 55 का। 55 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्सक्लूसिव डिक्लेरेशन, इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर हमारा 56 जो हमारा HMA से देख लेते हैं। फॉर अ पिटिशन फॉर न्यूलिटी ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऑन द ग्राउंड दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, What is a statutory bar to granting the decree? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह को अमान्य करने के लिए इस आधार पर याचिका दायर की जाती है कि सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, तो डिक्री प्रदान करने में वैधानिक बाधा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं आंसर। देखिए पहले ऑप्शन नंबर ए, द पिटिशन वाज फाइल्ड मोर देन 6 months आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड। Option number B, the petitioner has lived with the respondent as husband and wife after the discovery of the fraud. Option number C, the fraud relate to the social status of the respondent family. And option number D, the parties have not attempted the reconciliation though a counseling center। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। 56 का आंसर बताइए।
56 का हमारा राइट आंसर, हमारा आंसर नंबर बी, यानी द पिटिशनर हैज़ लिव्ड विद हिज रेस्पोंड एज हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर देयर डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, यानी धोखाधड़ी का पता चलने के बाद से याचिका प्रत्यार्थी के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर हमारा 57 पर। इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग are said to have commenced under Section 21 of the Arbitration and Conciliation Act 1996। पक्षकार के बीच किसी समझौते के अभाव में मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 21 के अंतर्गत मध्यस्थ कार्यवाही निम्नलिखित तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। Option number B, on the date arbitration agreement is signed. Option number C, on the date the request for reference is received by the respondent. Option number D, on the date the arbitration tribunal issue notice। बताइएगा 57 का आंसर क्या है। इसमें सेक्शन खुद ही मेंशन किया हुआ है, 21 से लिया गया है। बताइए 57 का राइट आंसर क्या रहेगा। 57 का अगर हम अपना राइट आंसर देखें तो इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑन द डेट रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस इज रिसीव्ड बाय द रेस्पोंडेंट, प्रत्यार्थी द्वारा मध्यस्थता हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन नंबर 58 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन expanded Article 21 of the Indian Constitution to include right to enjoyment of pollution free water and air। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो शायद आप लोगों को आंसर पता ही होगा। निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार करके प्रदूषण मुक्त जल और वायु के आनंद के अधिकार को इसमें शामिल किया है। ऑप्शन देख लीजिए। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। ऑप्शन नंबर बी, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993। ऑप्शन नंबर सी, शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। ऑप्शन नंबर डी, ओल्गा टेलिस वर्सेस बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। कौन से केस में जल प्रदूषण और मुक्त और जल मुक्त वायु के आनंद के अधिकार को शामिल किया गया था। बताइएगा 58 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। 58 का राइट आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हमारा राइट आंसर। इम्पोर्टेंट केस लॉ है, इसको मैंने आपको जब हमने केस लॉ डिस्कस किए थे तब भी हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 से। विच पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस रिजल्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेइंग डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। किस जनहित याचिका मामले के परिणामस्वरूप भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत निर्धारित किया है। ठीक है, इसका आप बताइए। इसके हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987। ऑप्शन नंबर बी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। ऑप्शन नंबर सी, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997। ऑप्शन नंबर डी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। फिफ्टी 59 का हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60। चलिए इसको देख लेते हैं। In which of the following case the Supreme Court of India has pointed out that the rule of nemo judice in causa sua is subject to the doctrine of necessity। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ का नियम आवश्यकता के सिद्धांत के अधीन है। ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। ऑप्शन नंबर ए,
सहानी सिल्क मिल वर्सेस लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1994. ऑप्शन नंबर बी इंडियन दिल्ली लॉज एक्ट AIR 1951. ऑप्शन नंबर सी जे महापात्रा एस कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसन 1984. एंड ऑप्शन नंबर डी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी गणयुद्धम बताइए 1997. बताइए इसका राइट आंसर क्या है. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन रहा है आप लोगों के लिए, थोड़ा टफ भी आपको इसलिए रहा ही होगा. बताइए इसका 60 का हमारा राइट आंसर क्या रहा है. 60 का हमारा राइट आंसर हमारा जे महापात्रा एज कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसन 1984 इसका राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं आज के हम अपना क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं. एज पर द सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉर रेस जुडिकाटा टू बी एप्लीकेबल ऑन अ सब्सिक्वेंट सूट फॉर सूट द फॉर्मर सूट. हिंदी में देख लेते हैं. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अनुसार किसी अनुवर्ती वाद पर रेस जुडिकाटा पूर्वन्यास लागू होने के लिए पूर्ववर्ती वाद. अब इसके देखिए ये 4 पॉइंट दिए गए हैं. इन चारों पॉइंट में से आपको ये बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है. इसके चारों पॉइंट देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 1 हैज़ बीन फाइनली डिसाइड. ऑप्शन नंबर 2 कैन ओनली बी इंस्टीट्यूट पेरियर टू द सब्सिक्वेंट सूट. Number 3 relate to the same matter directly and subsequently is issued in the subsequent suit. Or number 4 is between the same party or between parties under whom they or any of their claim. अब आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन ऑप्शन में से इसके आंसर हमें बताने हैं. अब ऑप्शन ए देख लेते हैं हम. 1, 2 and 3. नंबर बी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सी 1, 3rd and 4th. एंड डी 1, 2, 3rd and 4th. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है. सिक्सटी 61 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 3rd and 4th ये हमारा राइट आंसर है. यानी इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट में नहीं आएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 62. चलिए इसको देख लेते हैं. Where the decree is for the payment of money, execution but detention in presence shall not be ordered unless after giving the judgment debtor an opportunity of showing cause the court is satisfied that the. इसके पॉइंट देख लेते हैं हम. नंबर 1 judgment debtor is likely to abscond or leave for the local limits of the jurisdiction of court. Number 2 judgment debtor has before the institution of suit in which the decree was passed dishonestly transferred by any part of his property. Number 3 decree is for a sum for which the judgment debtor was bound is not fiduciary capacity to account. Number 4 judgment debtor has or has had since the date of the decree the means to pay substantial amount of the decree and neglected to pay the same. चलिए इस क्वेश्चन को हम हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं. जहाँ डिक्री धन के भुगतान के लिए है वहाँ कारावास द्वारा निष्पादन का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निर्णीत ऋणी को कारण बताने का अवसर देने के बाद न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए. पॉइंट देख लेते हैं. नंबर 1 निर्णीत ऋणी के फरार होने या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा को छोड़ने की संभावना है. नंबर 2 निर्णीत ऋणी से उस वाद के संश्लिष्ट होने से पहले जिसमें डिक्री पारित की गई थी अपनी संपत्ति का कोई भाग बेईमानी से हस्तांतरित कर दिया गया. नंबर 3 डिक्री उस राशि के लिए है जिसके लिए निर्णीत ऋणी न्यासी हैसियत से हिसाब देने के लिए बाध्य था.
नंबर 4, निर्णीत ऋणी के पास डिक्री की तिथि से डिक्री की पर्याप्त राशि का भुगतान करने के साधन थे, उसे भुगतान करने में उपेक्षा की गई है। बताइए इसका राइट आंसर हमारा आज का क्या रहना है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम इसके। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी 2, 3 एंड 4, नंबर सी 1, 3 एंड 4, नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। बताइए चारों इसका कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहने वाला है। 62 का आंसर बताइए। 62 का हमारा आंसर यानी नंबर 4, यानी हमारा 1, 2, 3 एंड 4, यानी हमारे चारों ही पॉइंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63 पर। As per the Code of Civil Procedure 1908, a decree ex parte can be asserted against a defendant. Number 1, if the satisfy the court that the summon was not duly served. Number 2, if the satisfy the court that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing. Number 3, if he satisfy the court that there has been an irregularity in the service of someone despite the fact that defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim. Number 4, without notice being served on the opposite party. इसको हिंदी में देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जा सकता है। नंबर 1, यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि सम्मन की तामील विधिवत नहीं की गई थी। नंबर 2, यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि वाद की सुनवाई के समय उसे किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था। नंबर 3, यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि सम्मन की तामीलों में अनियमितता हुई है जबकि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास उपस्थित होकर वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था। नंबर 4, विरोधी पक्ष को सूचना तामील किए बगैर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा 63 का। 63 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 एंड 2 इस राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। When is a confession made by a person in police custody admissible under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? पुलिस हिरासत अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया संस्कृति बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कब स्वीकार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए ओनली इफ इट इज मेड वॉलंटरी इन राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी ओनली इफ it is made in the immediate presence of a magistrate, option number C only if it is supported by 2 independent witnesses, option number D only if it is recorded after the charge sheet is filed। बताइएगा 64 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है। 64 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली इफ इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, या केवल तभी जब यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में दिया गया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65। विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर्टेन्स टू ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है। बहुत इजी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आंसर बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सेक्शन 38, ऑप्शन बी सेक्शन 39, ऑप्शन सी सेक्शन 36, ऑप्शन डी सेक्शन 46। बताइए। ये वे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट बियर एक्ट के इंडेक्स से ही मिल जाएंगे।
क्योंकि इनको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये आपको इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन थे और वहीं से इनके आंसर आपको ढूंढने में भी आसानी हो गई होगी। इसका आंसर बताइए 65 का, हमारा 65 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 65 का हमारा राइट आंसर यानी हमारा सेक्शन 46 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाइए, आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 66। पेपर सच में बहुत लेंथी है, आपको इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा होगा, ये तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? ऑप्शन मतलब कि नंबर ए, a contract in writing with B for the delivery of indigo upon certain terms. The contract mentioned the fact that B had paid A the price of other indigo contract for verbally or another occasion, or evidence is offered that no payment was made for the other indigo. The evidence is admissible. B. Agree absolute in writing to pay B 1000 rupees on 1st March 2023. The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till 31st March 2023 can be proved. C. A. Enter into a written as a contract with B to work certain months, the property of B upon certain term. A was induced to do so by a misappropriation of B as to their value. This fact may be proved. D. A order goods from B by a letter in which nothing is said to the time of payment and accept the goods of on delivery. B show A for the price. A may show that the goods were spelled on credit for a term still unexpired. इसको हिंदी में देख लेते हैं हम। बताइए, देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी के साथ कुछ शर्तों पर नील की आपूर्ति के लिए लिखित अनुबंध करता है। अनुबंध में इस तथ्य का उल्लेख बी ने किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से अनुबंधित अन्य नील की कीमत ए को चुकाई थी। मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया, साक्ष्य स्वीकार्य। बी, ए 1 मार्च 2023 को बी को 1000 रुपये देने के लिए लिखित रूप से पूर्णतः सहमत होता है। यह तथ्य कि उस समय एक मौखिक समझौता किया गया कि 31 मार्च 2023 तक धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, सिद्ध किया जा सकता है। सी, ए बी की संपत्ति कुछ खदानों पर कुछ शर्तों पर काम करने के लिए बी के साथ एक लिखित अनुबंध करता है। बी द्वारा उनके मूल्य के बारे में गलत जानकारी दिए जाने के कारण ए को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया था। इस तथ्य को सिद्ध किया जा सकता है। डी, ए बी से माल मंगवाने के लिए पत्र भेजता है जिसमें भुगतान के समय के बारे में कुछ नहीं बताया गया और माल की सुपुर्दगी पर उसे स्वीकार कर लेता है। बी ए पर कीमत के लिए वाद दायर करता है। ए यह दर्शित कर सकता है कि माल उस उधार पर उस अवधि के लिए दिया गया था जो अभी समाप्त नहीं हुई है। बताइएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 66 का राइट आंसर बताइए। 66 का हमारा जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए यानी इट इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 67। एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टू पर्सन आर सेट टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार दो व्यक्ति को प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों से मना माना जाता है यदि। इसके पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 is a lineage ascendant of the other including relationship by adoption.
Number 2, one was the wife or husband of a lineage ascendant of or descendant of their other included relationship by half of uterine blood as well as by full blood. Number 3, one was the wife of the brother of the father's mother, brother, or the grandfather or grandmother's brother of the other. Number 4, the two are brother and sister, uncle and niece, auntie and nephew, or children, or brother and sister, or of two brothers of or of two sisters. चलिए इसे एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं. नंबर 1, एक उनमें से दूसरे को पारंपरिक पूर्व पुरुष हो जिससे दत्तक नातेदारी भी शामिल है. नंबर 2, एक उनमें से दूसरे के पारस्परिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो जिसमें अर्ध या एकोत्तर रक्त के साथ साथ पूर्ण रक्त की नातेदारी भी शामिल हो. नंबर 3, यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी हो. नंबर 4, यदि वे भाई बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफा और भतीजी, मौसा और भांजे या बहन के अपत्य, भाई बहन के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हों. बताइएगा. इसमें 4 सिचुएशन है. आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, कि किसके अंतर्गत प्रतिष्ठित नातेदारियों की डिग्री मानी जाती है. ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्वेश्चन है. और मैंने आपको इसके बारे में जब हमने इस क्लास को डिस्कस किया था, यानी हमारी हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो हमारी फुल क्लास थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर भी कराई थी, बहुत अच्छे से क्लियर कराई थी कि हाँ ये रिलेशनशिप कैसे होते हैं. ठीक है, चलिए अब इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए 1, 3rd and 4th. ऑप्शन नंबर बी 3rd and 4th. ऑप्शन नंबर सी 2nd, 3rd and 4th. एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2nd, 3rd, 4th. बताइए इसका राइट आंसर हमारा 67 का क्या रहने वाला है. 67 का हमारा राइट आंसर यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें जितने भी रिलेशन दिए हैं वो सब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 68. Which article of the Constitution of India lays down the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है? यह भी आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. चलिए आंसर देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 48A, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 39A, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 51A क्लॉज जी, एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 51A क्लॉज एच. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है 68 का. 68 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी. 1 मिनट. 68 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 51A क्लॉज एच रहने वाला है. ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए मैंने इसको पहले क्लियर कर लिया. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 69. द ग्राउंड फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आर दैट द Number 1, whereabout of the husband have not been known as a period of 2 years. Number 2, husband has been sentenced to imprisonment for a period of 5 years. Number 3, husband has failed to perform without reasonable cause the marital obligation for a period of 2 years. Number 4, husband has neglected or has failed to provide the maintenance of his wife for a period of 1 year. इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट देख लेते हैं. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत विवाह विघटन की डिक्रियों के आधार हैं. नंबर ए, पति का
टोर ठिकाना 2 वर्षों से ज्ञात नहीं है। नंबर 2, पति को 5 वर्ष की अवधि के लिए कारावास दंड दिया गया। नंबर 2, 3, पति 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना समुचित कारण के अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा। नंबर 4, पति ने 1 वर्ष की अवधि के लिए उसकी पत्नी के भरण पोषण की उपेक्षा की है या उसे प्रदान करने में असफल रहा है। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या, यानी इसका हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए 3rd and 4, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3 and 4 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए हमारा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 69 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 and 2 इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आज हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 70। चलिए देख लिए, IT एक्ट का क्वेश्चन है। एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 intermediary the respect to any particular electronic records means any person who on behalf of other person receive, stores or transmits that record or provide any service with respect to that record the include। हिंदी में देख लेते हैं हम इसको। सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के अनुसार किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में मध्यवर्ती से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस रिकॉर्ड को प्राप्त करता है, भंडारित करता है या प्रेषित करता है या उस रिकॉर्ड के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है तो उसके अंतर्गत शामिल है। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 and 4, ऑप्शन नंबर बी 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3rd and 4। बताइए इसका हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, 70 का राइट आंसर बताइए। 70 का हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑनलाइन एक्शन सिट्स, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नो नो नो, 1 सेकेंड, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो हमारा ये वाला था यानी 1, 2 and 4, दिस इज राइट आंसर। 1 सेकेंड वेट, इसका यानी हमारे जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 71। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, refusing to refer parties to arbitration under section 8, number B, refusing to appoint arbitration under section 11, number C, refusing to grant any measure under section 9, number D, refusing to grant an interim measure under section 17। बताइए इसका राइट आंसर हमारा 71 का क्या रहने वाला है। इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी रिफ्यूजिंग टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11, ये हमारा इसका राइट आंसर है। आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं, आप अपने आंसर मैच कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर राइट रहे हैं यानी आपके कितने मार्क्स बैठते हैं। फिर हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने मार्क्स का इसमें कितनी कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स ज़रूरी हैं, ये हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर पहले हम अपना पूरा पेपर क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 72 पे। अंडर सेक्शन 9A ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 अ लीगल एड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय अ बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 9A के अंतर्गत बार काउंसिल द्वारा गठित विधिक सहायता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर ए, नॉट एक्सीडिंग 13 बट नॉट लेस देन 9 मेंबर।
ऑप्शन नंबर बी, नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 7 मेंबर. नंबर सी, not exceeding 9 but not less than 5 member. Number D, not exceeding 7 but not less than 3 member. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? सेवेंटी टू का अगर हम राइट आंसर देखें तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5 मेंबर रहने वाला है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73. विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर द डिसिप्लिनरी पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रावधान करती है? सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यानी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी रहा होगा आपके लिए. ऑप्शन देख लीजिए. ऑप्शन ए सेक्शन 35, ऑप्शन बी सेक्शन 36, ऑप्शन सी सेक्शन 37 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 38. बताइए इसका राइट आंसर हमारा 73 का क्या रहेगा? 73 का हमारा राइट आंसर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा सेक्शन नंबर 36 इसका राइट आंसर रहने वाला है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर, यानी मैच द फॉलोइंग. अब इसमें ये मैच करने थे तो आप मुझे बताइएगा. ऑप्शन ये इसमें पॉइंट देख लेते हैं. इसमें 1 में एक्ट ऑफ गॉड है, 2 कांस्टेंट है, 3 इसका इसमें देखिए ब्लर है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, नंबर 4 नेसेसरी. देखिए इसके सामने इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जो थोड़ा ब्लर हैं, पर मैं भी अब जितना क्लियर होने की कोशिश है मैंने की है. आप इनको देखिए और मुझे मैच करके बताइएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है. ठीक है, चलिए मैं आपको इसका सीधे सीधे आंसर बता दे रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, पर फिर भी आपको इसका आंसर तो मैं बता ही देती हूँ. 74 का जो हमारा राइट आंसर है वो आंसर हमारा सी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 का 3, सेकंड का 4, थर्ड का 1 एंड 4 का 2 इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. शायद आपको हिंदी में थोड़ा क्लियर हो तो मैं आपको एक बार हिंदी में आपको इसको दिखा देती हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है. देख लीजिए. नंबर 1 पे इसमें ईश्वरीय कृत्य था, नंबर 2 सहमति, नंबर 3 वैधानिक प्राधिकरण एंड नंबर 4 आवश्यकता. इसमें इसके सूची नंबर 2 में दिया हुआ है. नंबर 1 वॉन बनाम टैफ वेल रेल कंपनी, नंबर 2 कर्क बनाम ग्रेगरी, नंबर 3 निकोलस बनाम मार्सलैंड एंड नंबर 4 हाल बनाम ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब. तो ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बताई दिया. इसका आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 75 पर. क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए. द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एज प्रोवाइड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 शैल कंसिस्ट ऑफ. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 क्लॉज 2 के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, a chairperson and 10 other members of a chairperson and such other members as may be prescribed. Number B, a chairperson and 5 other members. Number C, a chairperson and such other members as may be prescribed. Number D, a chairperson and 10 other members. बताइए 75 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? कितने मेंबर्स होंगे इसमें बताइए, इसकी धारा 3 क्लॉज 2 के अनुसार. बताइए 75 का आप लोगों ने क्या टिक किया है? देखिए इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर नंबर सी, यानी अ चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 76. In which of the following case the Supreme Court of India held that the preamble is not part of the Constitution? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन.
चलिए बताइए, इसका तो आंसर आप सबको पता होगा। इसके भी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट केस लो किए थे, ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इन रे द केरला एजुकेशन बिल 1957। नंबर बी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973। नंबर सी, इन रे द बेरुबारी यूनियन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव AIR 1960। नंबर डी, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980। 76 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा हमारा। देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल था और आई होप आप सब बच्चों को पता होगा, केशवानंद भारती, जिसके केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं है माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 77। Which article in the Constitution of India relates to the subject matter of law made by Parliament to give effect to territory and international agreement? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है? डायरेक्ट आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 249, ऑप्शन बी आर्टिकल 251, ऑप्शन सी आर्टिकल 253 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 255। ये क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं भी आते थे तो भी इंडेक्स बेस्ड थे, आपको सीधे सीधे आंसर इंडेक्स से मिल जाएंगे। 77 का राइट आंसर बताइए। 77 का हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा आंसर नंबर आर्टिकल 253 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 78। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट वाज द इशू ऑफ राइट टू प्राइवेसी डेल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर। ऑप्शन नंबर बी, PUCL versus Union of India AIR 1997. Number 3, Justice KS Puttaswamy as ANR versus Union of India Others 2017. And option number B, option number इसका मतलब कि .4, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। ये तो इसके पॉइंट थे, मुझसे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि मैंने इन्हें ऑप्शन समझ लिया, और ऐसी गड़बड़ आप बच्चे भी कर देते हैं कभी कभी जल्दबाजी में। चलिए अब हम इसके ऑप्शन ही देख लेते हैं जो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी ओनली थर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। बताइए, निजता के अधिकार के मुद्दे पर विचार किया गया था, यानी इनमें से कौन से केस में निजता के अधिकार पर विचार किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कि क्या ये चारों केस थे या इनमें से कोई एक था? बताइए 78 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 एंड 4, यानी ये चारों ही केस ऐसे हैं जिसमें हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है, इन ये चारों ही केस राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 79। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिक्वायर्ड इफ टेरिटरी इज क्रेडिटेड टू एनी अदर कंट्री बाय द यूनियन ऑफ इंडिया? यदि भारत संघ द्वारा किसी अन्य देश को कोई क्षेत्र सौंप दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही आवश्यक है? एक सेकंड, सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, नंबर बी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर व्हाइल इशूइंग प्रोक्लेमेशन, number C executive action of the Union of India and then legislative enacted by the Parliament, number D
लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट एंड देन एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। बताइए 79 का हमारा राइट आंसर क्या है? 79 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट एंड देन एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 80। The President has referred a question to the Supreme Court, and the Supreme Court, as per Article 143 of the Constitution of India, has advised the President accordingly. अच्छा चलिए हिंदी में देख लेते पहले। राष्ट्रपति ने एक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय को भेजा और सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को तदनुसार परामर्श दिया। क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को न्यायिक दृष्टांतपूर्ण माना जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, नो बिकॉज इट नॉट कंसिडर्ड एज ए जजमेंट। बी, यस बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज ए जजमेंट। सी, नो बिकॉज इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। नंबर डी, यस बिकॉज इट इज प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। बताइए 80 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 80 का अगर हम राइट आंसर देखें तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी नो बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज जजमेंट। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कौन से आर्टिकल से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 143 जो हमारा क्वेश्चन में भी मेंशन है उससे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 पर। In a criminal trial of defamation, the trial court, the High Court, has restrained publication of any news on the given case. Which of the following constitutional power has been exercised by the High Court while passing given order? मानहानि के आपराधिक मुकदमे में निचली अदालत अर्थात उच्च न्यायालय ने दिए गए मामले से संबंधित किसी भी समाचार के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। दिए गए आदेश को पारित करते समय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पावर टू इशू द रिट ऑफ मेमोरेंडम। नंबर बी, पावर टू इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। नंबर सी, इनहेरेंट पावर। नंबर डी, रेजुडिशरी पावर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रिट क्या होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, ये भी मैंने आपको अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा। बताइए 81 का राइट आंसर क्या रहा है? 81 का अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी इनहेरेंट पावर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट टू ऑफ एवरी citizen of India. Which of the following state provision is used as score of the fundamental right when by the Supreme Court? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि सूचना अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के स्रोत के रूप में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ना ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 करेक्टली। बताइए 82 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 82 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सॉरी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 83 पर।
Which of the following schedule of the Constitution of India deals with the subject matter of validation of certain act and regulations? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यकरण के विषय में से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शेड्यूल 9, ऑप्शन बी शेड्यूल 3, ऑप्शन सी शेड्यूल 5 एंड ऑप्शन डी शेड्यूल 10। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 83 का। 83 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी शेड्यूल 9 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Number 1, the article is silent about the locus standi about who may approach the Supreme Court. Number 2, the article is silent about the opposite party against whom the relief under section article 32 may be granted. Number 3, the article create room for even a sixth type of writ within its scope. हिंदी में देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह अनुच्छेद लोकस स्टैंडी के बारे में मौन है, यह सर्वोच्च न्यायालय में कौन जा सकता है। नंबर 2, यह अनुच्छेद उस विरोधी पक्ष के बारे में मौन है जिसके विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राहत प्रदान की जा सकती है। नंबर 3, यह अनुच्छेद अपने दायरे में छठे प्रकार के रिट के लिए भी स्थान प्रदान करता है। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1 इज फॉल्स, ऑप्शन बी 2nd इज फॉल्स, ऑप्शन सी 3rd इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। बताइए 84 का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 84 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85 पे। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 85। By virtue of Article 129 and 215, the Supreme Court of India and High Court in the state are court of record and process contempt jurisdiction. What is the true about the lower judiciary in the same connection? अनुच्छेद 129 और 215 के अनुसार भारत सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं और उनके पास अवमानना का अधिकार क्षेत्र है। इसी संबंध में निचली न्यायपालिका के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकल जुडिशरी हैज़ टू बियर विद इट कॉन्टेम्प्ट। नंबर बी लोअर जुडिशरी has to complain about it contempt to the Supreme Court of India. Number C, local judiciary can itself punish the contemnor for having caused it contempt. Number D, the respective high court can take up the matter of such a contempt under whose jurisdiction the lower court falls. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 85 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इट्स अ राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है यानी ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 86 पर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज आर के आनंद वर्सेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट 2009 एंड 8 SCC 106 held an advocate guilty of misconduct for। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर के आनंद बनाम रजिस्टर्ड दिल्ली उच्च न्यायालय 2009 8 SCC 106 में वकील को निम्नलिखित कदाचार का दोषी ठहराया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए थ्रेटिंग जजेस एंड यूज टू अब्यूजिव लैंग्वेज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। Number B, filing false affidavit and making recklessness allegation against judges. Number C, interfering in a criminal trial by attempting to influence a witness. D, calculating scandals
पैम्पलेट्स अगेंस्टिंग ए सिटिंग चीफ जस्टिस। बताइए इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है 86 का, यानी क्यों एक जो हमारा वकील है उसको कौन से कदाचार यानी कौन से मिसकंडक्ट के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। बताइए 86 का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। 86 का अगर हम अपना राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी इन्फ्रेमिंग इन अ क्रिमिनल ट्रायल बाय अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस, यानी एक गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करके आपराधिक मुकदमे में हस्तक्षेप करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जो हमारे क्वेश्चन हमारा 86 है, अगर इसके ऊपर हमारा अगर केस इम्पोर्टेंट केस देखा जाए तो वो क्या है। देखिए ये इम्पोर्टेंट केस जो दिया गया है ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, यानी R.K. आनंद वर्सेस रजिस्टर्ड दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस था जिसमें एक वकील को मिसकंडक्ट के लिए दोषी ठहराया गया था। जल्दी जल्दी में हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो अधिकतर हम ये ध्यान ही देना भूल जाते हैं कि केस कौन सा है, जबकि केस लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन से ही इनको निकालिए। ये केस लो आपको जुडिशरी के एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि देखिए घुमा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे केस लो दिया गया है, वहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा और आपसे केस लो पूछा गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 हम देख लेते हैं, जो मैचिंग द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है, इसको आपको मैच करना है। इसमें हम नंबर 1 देख लेते हैं। लिस्ट 1 का लेजिस्लेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्ड एंड वर्डेबल मैरिज। नंबर 2 पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। नंबर 3 जुडिशियल सेपरेशन। नंबर 4 वर्डेबल मैरिज। इन लिस्ट 2 में इसको मैच करना है, यानी सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नंबर 2 सेक्शन 12 द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नंबर 3 सेक्शन 17 द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नंबर 4 सेक्शन 16 द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यानी आपको ये जो लिस्ट 1 में जो आपको पॉइंट दिए गए हैं ये कौन से सेक्शन से मैच करना है ये आपको बताना होगा। ये रहे आपके ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए कि कौन से ऑप्शन कौन सी लिस्ट से मैच करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ए में 1 3 2 4, 3 का 1 एंड 4 का 2। बी देख लीजिए 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1। सी 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 2। डी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 3। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर हमारे 87 का। देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा क्योंकि मैं आपकी क्लियरिटी के लिए बता देती हूँ। इसमें जो लेजिस्लेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्ड एंड वर्डेबल मैरिज है वो सेक्शन 16 से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशन की वो सेक्शन 10 से रिलेटेड है। वर्डेबल मैरिज हमारा सेक्शन 12 से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन नंबर यानी हमारा पॉइंट नंबर 2 यानी पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी दिया हुआ है ये हमारा सेक्शन 82 यानी हमारा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 82 से रिलेटेड है। यानी ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इसके सारे सेक्शन बता दिए। यानी अगर 1 का देखें तो हमारा सेक्शन 16 से रिलेटेड है। पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी हमारा सेक्शन 82 से रिलेटेड है। जुडिशियल सेपरेशन हमारा सेक्शन 10 से और वर्डेबल मैरिज सेक्शन 12 से। इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको छुड़वा रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग यानी बियर एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर दे दिए। आप चाहें तो अपने बियर एक्ट में जाके एक बार इन आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 88 पर। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 what happen if the principal debtor leave part of the debt unpaid and there are 2 more co-sureties। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत यदि मूल ऋणी
ऋण का कुछ भाग अदा न किया हुआ छोड़ दे और 2 या 2 से अधिक सहज जमानतदार हों तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, द क्रेडिटर अलोन bears the paid portion of the debt. Number B, debtor's family become liable for the unpaid amount. Number C, the co-sureties share the unpaid portion in the equal contribution. Number D, the entire unpaid portion is to be paid by the surety first appropriate. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 88 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी द co-surety शेयर द अपेड पोजीशन इन द इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा राइट आंसर यानी सहजमानती अदा न किए हुए भाग को समान अंश में बांटें, इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89। Under the SRA 1963, when can a defendant in possession to movable property be compelled to deliver it to the plaintiff? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत चल संपत्ति पर कब्जा रखने वाले प्रतिवादी को उसे वादी को सौंपने के लिए कब बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज अगेंस्ट टू ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। नंबर बी, व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज मॉर्गेज एसेट ऑफ द प्लेंटिफ। नंबर सी, व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज लेसी और सबटेनेंट ऑफ द प्लेंटिफ। नंबर डी, व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज को-ऑनर इज कॉमन विद द प्लेंटिफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 89 का हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, जब संपत्ति वादी के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, देख लेते हैं। Under the Administrative Tribunal Act 1985, a joint administrative tribunal for 2 or more states exercise the same jurisdiction, power and authority as an administrative tribunal for those states. Statement 2. For the purpose of contempt, a tribunal exercise power similar to those of a high court and reference of a high court in the Contempt of Court Act 1971 are constructed to include such tribunal. In the construct of the above statement under the Administrative Tribunal Act 1985, which one of the following is correct? आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ठीक है। हिंदी में देखना चाहते हैं, देख लीजिए। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1885 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण उन राज्यों के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण के समान अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करता है। नंबर 2, अवमानना के प्रयोजन के लिए एक अधिकरण उच्च न्यायालय के समान शक्तियों का प्रयोग करता है और न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में उच्च न्यायालय के संदर्भों में ऐसे अधिकरणों को शामिल करने के लिए व्याख्या की जाती है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1885 के अंतर्गत उपयुक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन बताइए और आप खुद भी बताइएगा कि आपने इसका राइट आंसर क्या किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 1 is true. नंबर सी, ओनली स्टेटमेंट 2 is true. एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। बताइएगा 90 का आपका राइट आंसर क्या रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और आपके कितने मार्क्स बनते हैं। 19 का अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर बी यानी उस ओनली स्टेटमेंट 1 is true और जो स्टेटमेंट 2 है वो हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19(1) पर। गिवन ब्लो आर 2 स्टेटमेंट, 1 लेबल्ड एज असर्शन एंड वही असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है।
बहुत ज़्यादा आए हैं आपके पास, इसीलिए आपका पेपर काफ़ी लेंदी रहा है। चलिए देख लेते हैं, असर्शन को देख लिया। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा एंड नॉट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। रीजन देख लीजिए, द काउंसिल ऑफ स्टेट में ओनली मेक रिकमेंडेशन ऑफ अ मनी बिल विद इन 14 days, बट द हाउस ऑफ द पीपल कैन एक्सेप्ट टू और रिजेक्ट दैम, and in entire case the bill is deemed to be passed. In the context of the above assertion and reason under Article 109 of the Constitution of India, which one of the following is correct? इसको हिंदी में देख लेते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसका रीज़न देखिए, राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक का पर केवल सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और किसी भी स्थिति में विधेयक बिल पारित किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत उपर्युक्त अभिकथन और कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा। ये भी आपका डायरेक्ट बेस्ड ही था, क्योंकि आप इसके सेक्शन से, इसके आर्टिकल से इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट से निकाल सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बताइए 91 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 91 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये इसकी सही व्याख्या है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। 92 पे आ जाता है। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ commencement of business before starting operation. The directors ignored this obligation and the firm commences business activities without filing the declaration. How many penalty can be imposed on the company by the registered concerned or for such non-compliance? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी को परिसंचालन शुरू करने से पहले व्यवसाय प्रारंभ करने की घोषणा दाखिल करनी होती है। निर्देशक इस दायित्व की अनदेखी करते हैं और फर्म घोषणा दाखिल किए बिना ही व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर देती हैं। इस तरह की गैर अनुपालन के लिए संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 25,000, ऑप्शन नंबर बी 50,000, ऑप्शन सी 75,000 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 लाख। बताइए 92 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 92 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 50,000 हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 93। इफ मल्टीपल ऑफेंस कैरी different punishment but it is unclear within one has committed, how does section 72 of Indian Penal Code ensure proportional justice? यदि कई अपराधों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा अपराध किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 72 अनुपातिक न्याय कैसे सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर ए, बाय इम्पोजिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विद द लोएस्ट प्रिस्क्राइब्ड टर्म। ऑप्शन नंबर बी, बाय अप्लाइंग पनिशमेंट इक्वल टू द एवरेज ऑफ द पॉसिबल ऑफेंस। नंबर सी, बाय लीविंग द चॉइस ऑफ पनिशमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी। नंबर डी, बाय सस्पेंडिंग द पनिशमेंट अंटिल फर्दर क्लियरिफिकेशन इज मेड। बताइए 93 का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? 93 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी बाय इम्पोजिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विद द लोएस्ट प्रिस्क्राइब्ड टर्म, सबसे कम निर्धारित अवधि वाले अपराध के लिए दंड लगाकर। यानी देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने अलग अलग तरह के कोई भी क्राइम किया है बट ये नहीं पता कि किया कौन सा, ये क्लियर ही नहीं है कि इसने कौन सा क्राइम किया है,
तो हमारी जो सेक्शन हमारा 72 है उसमें ये हमारा प्रावधान दिया गया, यानी जो सबसे कम, यानी जिस क्राइम के लिए सबसे कम दंड दिया गया हो उसको वो वाला पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 4 पे। Mr. X own a bakery where he employ Y, a 16 years adolescent. At first, X gives Y every Sunday off as his weekly holiday. After 2 months, X decided to change the weekly holiday to Wednesday and pasted a notice about his change on the bakery wall. According to the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986, this changes श्रीमान एक्स एक बेकरी के मालिक है जहां में एक 16 वर्षीय किशोर वाई को काम पर रखते हैं। शुरुआत में एक्स और वाई को प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक अवकाश देता है। 2 महीने बाद एक्स साप्ताहिक अवकाश को बुधवार करने का फैसला करता है और इस बदलाव के बारे में बेकरी की दीवार पर एक नोटिस चिपका देता है। बाल एवं किशोर श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार यह बदलाव ऑप्शन में देख लेते हैं। ए वैलिड साइलेंस एम्प्लॉय कैन चेंज द हॉलीडे एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। बी इनवैलिड सिंस वीकली हॉलीडेज कैन नॉट बी alerted before compensation at least 3 months. C valid since the adolescent is given a full day of rest every week. D invalid only if the notice is not displayed in the establishment. बताइए इसका राइट आंसर 94 का क्या रहने वाला है। 94 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी इनवैलिड सिंस वीकली हॉलीडेज कैन नॉट बी अलर्टेड बिफोर कंप्लायंस ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ, यानी अवधि मान्य है क्योंकि साप्ताहिक छुट्टियों में कम से कम 3 महीने पूरे होने से पहले बदलाव नहीं किया जा सकता। ये इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 95 पे। विच पर्सन will not be threat a consumer under the definition of the Consumer Protection Act 2019. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की परिभाषा के तहत किस व्यक्ति को उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर्सन हु परचेज अ रेफ्रिजरेटर ऑन इंस्टॉलमेंट फॉर होम यूज। बी अ पर्सन हु बाय अ टेलीविजन partly paid and partly promised for family use. Number C, a person who purchase goods for the purpose of resale or for any commercial purpose. D, a person who use furniture bought by a relative with the latter consent. बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 95 का। 95 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ए पर्सन हु परचेज गुड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, यानी वह व्यक्ति जो पुनः विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य से सामान खरीदता है। ठीक है, उसको उपभोक्ता नहीं माना जाएगा क्योंकि वो उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है यानी कंज्यूमर वो होता है जो आपसे कोई सामान अपनी ज़रूरतों के लिए खरीदता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 पर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहले असर्शन देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पेक्ट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट or commute the sentence of any person convicted of any offense is a case where the punishment is by a court material or where sentence is death. Reason this power under Article 72 overrides and completely
nullify the power of the governor to commute or remit a death sentence under state law. In the context of above assertion and reason, Article 72 of the Constitution of India, which of the following is correct? हिंदी में देख लेते हैं। ए, भारत के राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमादान, विलंब, राहत या दंड में छूट देने या दंड को निलंबित करने, माफ करने या लघुकृत करने की शक्ति है, बशर्त कि दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो या मृत्यु दंड हो। आर यानी इसका रीजन, अनुच्छेद 72 के तहत यह शक्ति राज्य के कानून के तहत मृत्यु दंड को माफ करने या लघुकृत करने की राज्यपाल की शक्तियों को रद्द कर देती है। अब आपको बताना है कि इसमें से ठीक कौन सा है। ए, both A and R are true. R is correct explanation of A. B, both A and R true, but R is not correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है। 96 का हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी A is true and R is फॉल्स इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू एक मिनट, ये ब्लर क्वेश्चन है। कंक्लूजन 1 and 2, इसको हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इसका पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अ मजिस्ट्रेट में इशू अ प्रोटेक्शन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रेस्पोंडेंट फॉर कम्यूटिंग एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कनेक्टिंग द एग्रीव्ड पर्सन अलायंस असिस्ट ऑफ स्त्रीधन विदाउट परमिशन और कॉजिंग हार्म टू हर डिपेंडेंट। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। कॉन्सुलेशन नंबर 1, अ प्रोटेक्शन ऑर्डर कैन cover not just physical violence but also financial and emotional accept of domestic violence. Number 2, the magistrate has wide power to restrict the respondent conduct to safeguard the aggrieved person and her dependent. In the context of the above statement and conclusion under the Protection of Women or from Domestic Violence Act 2005, which of the following is correct? देखिए दो सिचुएशन है, आपने से बताइए सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन के बेस पर इसमें कारण दिए गए हैं, यानी ये हो सकता है या ये। आपको बताइए इन दोनों में से कौन सा ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ब्लर था, तो हमें हिंदी में अच्छे से इसको देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को घरेलू हिंसा के कृत्य करने, पीड़ित व्यक्ति से संपर्क करने, बिना अनुमति के संपत्ति या स्त्रीधन को संक्रमित यानी हस्तांतरित करने और उसके आश्रितों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है। तो अब नंबर 1, एक सुरक्षा आदेश न केवल शारीरिक हिंसा बल्कि घरेलू हिंसा के वित्तीय और भावनात्मक पहलुओं को भी कवर कर सकता है। नंबर 2, मजिस्ट्रेट के पास पीड़ित व्यक्ति और उसके आश्रितों की सुरक्षा के लिए प्रत्यार्थी के आचरण को प्रतिबंधित करने की व्यापक शक्ति होती है। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसके क्या है? ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 follow. Number 2, only conclusion 2 follow. Number C, both conclusion 1 and 2 follow. And option D, neither conclusion 1 nor 2 follow. बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। आपने जो आंसर लगाया है वो आंसर मुझे बताइए कि 97 का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है।
97 का हमारा जो ऑप्शन है यानी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलोड, यानी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए अब ये जो 3 क्वेश्चन है 98, 99 एंड 100, इन तीनों पे मुझे डाउट है, पर मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे बियर एक्ट से मिले हैं इसके आंसर वो मैं आपको बता देती हूँ, पर मैं इन आंसर को नहीं कहूँगी कि ये 100% करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेरे हिसाब से बियर एक्ट के हिसाब से आंसर यही ठीक होंगे। आप लोग आंसर की का वेट कीजिए, जैसे ही आपके आंसर की आ जाती है उसके हिसाब से इनको मैच कर लेंगे। जब आंसर की आएगी तो मैं आंसर की आपको अपने चैनल पे यहीं पे भेज दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 98। अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विच फैक्टर डिटरमाइन द जुरिडिक्शन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज अप्लाइंग फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस, यानी मोटर वाहन अधिनियम 1888 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र किस कारक पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, द प्लेस वेयर द एप्लीकेंट हैज़ फैमिली ancient property. Number B, the place where the applicant has held a bank account for more than 1 year, for more than a year. Number C, the place where the applicant votes in the local body election. Number D, the place where the applicant ordinary resides to carry on business. बताइए इसका राइट आंसर आपने क्या किया है। अगर इसको मैं देखूं तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से और बियर एक्ट के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी द प्लेस वेयर द एप्लीकेंट वोट इन लोकल बॉडी इलेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इफ अ कन्विक्ट सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज बीइंग considered the remission fraction under section 57 of Indian Penal Code, which equivalent term of year is applied by the court। आज यदि आजीवन कारावास की सजा पाए गए किसी दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के तहत सजा में छूट देने पर विचार किया जाता है तो न्यायालय कितने वर्षों की समतुल्य अवधि लागू की जाएगी। देखिए इसमें अगर इम्प्रिजनमेंट को काउंट करते हैं तो वो हमारा 20 ईयर्स होता है, इसलिए मैं इन 3 क्वेश्चन पर देखिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए और हम इसको आंसर की से मैच करेंगे। इन 3 क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, वही मैंने आपको बता दिया। जो मैंने आपको देखे मैं आपको इन्हें फिर भी इन पर टिक करके दे देती हूँ। यानी ये जो 3 क्वेश्चन है हमारे, यानी हमारा 99, हमारा 98, इन तीनों क्वेश्चन को हमें एक बार अपने आंसर की से हमें मैच करना पड़ेगा और हमारा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ये तीनों हमारे डाउटफुल हैं। जो आंसर मुझे बियर एक्ट से बिल्कुल सही लगे, यानी देखिए 80% सही हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और देखते हैं हमारे आंसर की के हिसाब से इनके आंसर क्या आते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 अंडर विच वट सर्कमस्टेंसेस इज द completion of 5 years of continuous service not mandatory for payment of gratuity to an employee by his employer। उपदान संदान यानी ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार किन परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा ग्रेचुइटी भुगतान के लिए 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करनी आवश्यक नहीं है। A, voluntary registration from the post by the employer। B, dismissal of the employee due to misconduct at work। C, death or disablement of the employee due to accident or disease। Number D, transfer of the employee to another department within the same organization। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है 100 का। देखिए इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू बियर एक्ट सी होना चाहिए। आगे देखते हैं आंसर की में इसका आंसर क्या आता है। ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन थे जो हमने आज हमारा AIB 20 सेट A कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डाउटफुल हैं,
और जो क्वेश्चन डाउटफुल हैं वो मैंने आपको टिक करके दिए हैं। उनके जो राइट आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग बियर एक्ट से मैंने निकाले हैं, यानी 80% वो राइट होने ही चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। उन पे मेरी श्योरिटी नहीं है। आंसर की आने दीजिए, आंसर की से आने के बाद हम उन्हें मैच कर लेते हैं कि हमारे वो आंसर ठीक हैं या जो बार काउंसिल है उनके आंसर अलग भेजता है। जो भी इसके बारे में अपडेट होंगी वो मैं आपको अपने इसी चैनल पे यहीं पे आपको बताती रहूँगी। ठीक है, आज के लिए हम अपना इसे कंप्लीट करते हैं। कल हमारी जो क्लास रहेगी वो एक अलग क्लास रहेगी, यानी हम अपनी अब जो हमारी एपीओ की हमें तैयारी करनी है, जुडिशियरी की तैयारी करनी है, उसमें किस सब्जेक्ट को हम पहले लेने वाले हैं और किन सब्जेक्ट को बाद में, हमारा पूरा सिस्टम से चलेंगे ताकि हम अपने जुडिशियरी किसी भी स्टेट का हो, एपीओ यूपी एपीओ की तैयारी रहेगी। जो बच्चे इन दोनों की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री क्लासेस हैं, आप आइए ज्वाइन कीजिए। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर सो मच।